तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान एक बंदे के साथ कहीं जा रहा होता है, जो कि फेंग हान को कहता है कि तुम्हारे बारे में यहाँ पे सबको मालूम हो चुका है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो। इस वक्त मास्टर ने तुम्हें इस पैलेस में रहने के लिए कहा है। इसे मास्टर ने खुद विंड एंड फायर से ऑफ किया हुआ है। तुम लोग यहाँ पर आराम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जगह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, किसी को भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फेंग हान कहता है कि बस ठीक है, अब तुम जा सकते हो और याद रखना कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर वो बंदा वहां से चला जाता है और फिर फेंग हान फेंग शाओलिन से कहता है कि मैं लोंगशुआन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तुम कहीं भी मत जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे ही रहो और बाहर खड़े होके गार्ड करो कि कहीं कोई बंदा अंदर ना आ जाए। ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, मगर फेंग शाओलिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो लोग उसे अकेला छोड़कर वहां जा रहे हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जैसे ही अंदर जाता है तो वो अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 4 अलग अलग नीडल्स 4 अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल कर देता है और फिर लोंगशुआन से कहता है कि हम लोग इस वक्त किसी और की टेरिटरी में मौजूद हैं, तो इसलिए हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना। हमें हर जगह अपना ख्याल खुद रखना है और ये जगह डीमंस की बनाई हुई है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो कि जिसके जरिए वो लोग हमारी जासूसी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये नीडल्स यहाँ पे लगा दी हैं। इससे कोई भी बंदा हमारी जासूसी करने की कोशिश करेगा तो ये नीडल्स हमें इन्फॉर्म कर देंगी। और दूसरी तरफ हमें फेंग शाओलिन को दिखाया जाता है, वो बाहर खड़ी भी होती है और उसके सामने वही टेढ़ी आंखों वाला बंदा भी होता है, जो कि फेंग शाओलिन को इस तरह परेशान देखकर उससे कहता है कि मिस फेंग, आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? तो फेंग शाओलिन कहती है कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। मगर वो फेंग शाओलिन से फिर से कहता है कि मैंने सुना है कि फेंग हान वो तुम पर बहुत ही ज्यादा सख्ती करता है, आखिर हम सर्वेंट्स इतने मजबूर क्यों हैं? ये लोग हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। मगर फेंग शाओलिन उसे इस पर कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि आपको याद है कि जिस शख्स को आप लोगों ने मारकर वो कोल्ड्रोन हासिल किया है, उस शख्स के पास जाने के लिए बड़े बड़े सेक्ट भी डरते थे। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई ऑर्डिनरी डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है। बेहतर यही है कि आप लोग फिलहाल तो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी ना बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि मुझे फेंग हान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मुझे उसका ख्याल रखना है, वो इस वक्त अंदर है। तो वो बंदा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये सुनकर फेंग शाओलिन काफी परेशान हो जाती है और फिर सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कहा है, तो इसलिए अब फेंग हान जब बाहर आएगा तो खुद ही तुम उसे मुंह देना, और अगर यहाँ पर कोई भी तोड़ फोड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। तो वो बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा करो कि तुम फिलहाल मार्केट में चले जाओ, वहां पर तुम्हारे लायक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। और इस तरफ लोंगशुआन फेंग हान से कहती है कि तुम तो काफी समझदार बंदे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटे वुड पीस के लिए फेंग शाओलिन को इतना। फेंग हान कहता है कि असल मसला ये नहीं है, असल में मुझे उस वुड के अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी, जिस पर मुझे लगा कि शायद ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, इसीलिए मैंने उस सोड को उस वुड के साथ एक्सचेंज करने का फैसला किया था। इस वुड पीस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अपनी वुड टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए इसका फायदा उठाना चाहिए। फिलहाल तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे इसे किस तरह यूज करना है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे यूज करने का मेथड सीख जाऊंगा। मगर क्योंकि हम लोग इस वक्त हाई शेन में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। ये साउथ चाइना सी है, इसीलिए यहाँ पर हर शख्स अपने एजेंडा के लिए काम करता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही सब लोगों पर राज करता है। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास इस वक्त 7 जेली फिशेस मौजूद हैं, जो कि यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग अगर इन्हें यूज करके ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो इससे हमें इतना फायदा होगा कि हम लोग फिर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लायक बन जाएंगे। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे फौरन से शुरू करती हूँ, इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद फिर लोंगशुआन वहीं पर ही बैठ जाती है और अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए अपनी कल्टीवेशन शुरू करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जितनी भी जेली फिशेज होती हैं वो उन सबको अनलॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी हवा में यहाँ वहाँ उड़ते हुए फिरना शुरू कर देती हैं। और दूसरी तरफ हम
देखते हैं फेंग हान को। वो उन जेलीफिशेस को बड़े ही गौर से देख रहा होता है, मगर फिर जब उसे पता चलता है कि लोंगशुआन यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन शुरू करने वाली है तो वो वहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से लोंगशुआन डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी। तो इसीलिए वो फौरन से उस रूम से दूसरे रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसके बराबर में ही एक और रूम था। वो उस रूम से जैसे ही बाहर दूसरे रूम की तरफ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि फेंग शाओलिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो वहाँ से एक और रूम की तरफ चला जाता है जो कि सेम टू सेम वैसा ही रूम होता है जैसा कि पहले वाला था। फेंग हान फौरन से अपनी नीडल्स बाहर निकालता है और उन्हें 4 अलग डायरेक्शंस में इंस्टॉल कर देता है, ताकि उसके बारे में किसी को भी पता ना चले कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वो उस वुड टेक्निक को सीखने के लिए उस छोटे से वुड पीस को बाहर निकालता है और कहता है कि यान बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो ड्रैगन यान बाहर आ जाता है और फेंग हान उससे उस छोटे से वुड पीस के बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो यान उस छोटे से वुड पीस को देखता है और कहता है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसा वुड पीस नहीं देखा, चलो मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है। ये कहने के बाद वो उससे उस छोटे से वुड पीस को लेकर एक जगह बैठ जाता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस वुड पीस के बारे में मालूम करने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज है और इसकी ओरिजिन क्या है। मगर कुछ ही देर के अंदर अंदर उसे पता चल जाता है कि ये कोई ऐसी चीज है कि जिसके बारे में ना उसने पहले कभी सुना है, ना ही उसने कभी ऐसी कोई चीज देखी है। फेंग हान से कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये क्या चीज है, मेरी टेक्निक्स इस पर काम नहीं कर रही। वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वुड पीस के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे रिफाइन करने की भी कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। इस मर्तबा भी वो फेल हो जाता है। वो फेंग हान से कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी अपनी की का इस्तेमाल करो ताकि हम लोग एक साथ मिलकर इसको रिफाइन करने की कोशिश करें। फेंग हान फौरन से उसकी बात मानते हुए उस वुड पीस के सामने आकर बैठ जाता है और वो अपनी की के जरिए उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ यान भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। दोनों ही एक साथ मिलकर उस छोटे से वुड पीस को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जैसा का तैसे अपनी जगह पे मौजूद होता है, उसे हल्की भी खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद यान खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा येलो स्प्रिंग वाटर वो इस छोटे से वुड पीस को नहीं पहचान पा रहा, ना ही वो इसे पेनिट्रेट कर पा रहा है। आखिर ये क्या चीज है जिसे हम लोग एक साथ मिलकर भी रिफाइन नहीं कर पा रहे। मगर फिर अचानक उसे याद आता है और वो कहता है कि ओह अच्छा, अब याद आया मुझे। ये कहने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा, अब समझ में आ गया मुझे, ये वो चीज है। तो फेंग हान कहता है कि मुझे भी बताओ कि ये क्या है। जिस पर यान उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये छोटा सा वुड पीस असल में जियानमू है। ये सुनकर फेंग हान हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, जियानमू? तो यान कहता है कि हाँ, इसे असल में वर्ल्ड ट्री कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया के बीचों बीच एक ऐसा दरख्त मौजूद था जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो कि पूरे के पूरे वंडरलैंड को कनेक्ट कर रहा था। मगर बाद में इस पूरे के पूरे ट्री को एक पावरफुल एंशिएंट कल्टीवेटर ने काट कर पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उसके बाद से ही ह्यूमन इमोर्टल चैनल पूरी तरह से क्लोज हो गया। मगर क्योंकि वो दरख्त बहुत ही ज्यादा पुराना है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे किसी तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वुड पीस उसी दरख्त का है या नहीं। मगर फेंग हान कहता है कि आखिर इस वुड पीस का हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यान कहता है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसका फायदा क्या है, मगर मुझे इतना मालूम है कि ये छोटा सा पीस उसी एंशिएंट ट्री का हिस्सा है। अगर तुम इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो मुझे लगता है कि शायद इससे तुम अपनी वुड पावर्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। और एंशिएंट टाइम में भी ऐसा हुआ करता था, लोग उस वर्ल्ड ट्री के पास जाकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी वुड टेक्निक्स को इम्प्रूव किया करते थे। और इस वक्त तुम्हारे पास एक छोटा सा पीस मौजूद है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि इसे किस तरह यूज किया जाता है। मगर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि फिलहाल तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो और फिलहाल तुम अपनी जर्नी पर फोकस करो। तो फेंग हान कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि इतना पावरफुल लेजेंडरी वुड पीस इन
मामूली से लोगों के हाथों में था। इन लोगों ने पहचाना ही नहीं कि ये क्या चीज है। मगर यान कहता है कि ये बहुत ही ओल्ड पीस है, इसीलिए इसे पहचान पाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम नहीं पहचान पाया था। मगर फिर फेंगान कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुमने अभी अभी मुझे एक फेरी लैंड के बारे में बताया था। ये फेरी लैंड कैसा है और ये कहाँ है? तो यान उसे बताता है कि फेरीलैंड असल में एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट रियलम के वॉरियर्स ही जान सकते हैं। जब तुम सीक्रेट रियलम में आ जाओगे तो उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद फेरीलैंड के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि तुम उस वक्त हेवन एंड अर्थ के बैरियर को तोड़कर बाहर जा पाओगे। जिस वक्त तुम उस स्पेस में चले जाओगे तो उस वक्त तुम एक इमोर्टल बन जाओगे। मगर फेंगान उससे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुम येलो स्प्रिंग के एम्परर यान हुआ करते थे और तुम्हारी कल्टीवेशन को भी एक ग्रेट कल्टीवेटर ने ही डिस्ट्रॉय किया था। क्या ये वही ग्रेट कल्टीवेटर है जिसने उस दरख्त को काटा है? मगर यान उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे जब उस इमोर्टल ने हराया था उस वक्त मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल डाउन चली गई थी और मैं एक गहरी नींद में चला गया था। वो लेजेंडरी इमोर्टल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने एम्परर हुआन क्वान से सुना था कि फेरीलैंड में एक ऐसा दरवाजा है कि जिसके जरिए हम लोग इटर्नल लाइफ को हासिल कर सकते हैं। जब हम लोग उस गेट के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो हम लोग पूरी तरह से अमर हो जाएंगे, फिर हमें कभी भी मौत नहीं आएगी। हम लोग जितना जीना चाहेंगे जी सकते हैं। ये सूरज और ये चांद ये भी खत्म हो जाएंगे मगर हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। चाहे फिर हेवन एंड अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए तब भी हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल इन पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो मंजिल हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। ये सुनकर फेंगान कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस अब हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम लोग खुद से वहां पर जाकर ये वेरीफाई कर सकें कि क्या ये वाकई में सच है भी या नहीं। और फिर हमें दूसरी तरफ फेंग शाओलिन को दिखाया जाता है। वो मार्केट में घूम फिर रही होती है और उसे वहां पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोग खरीद कर लेकर जा रहे होते हैं। देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। मगर अचानक वहां पर उसे एक बंदा नजर आता है जो कि कैंडीज बेच रहा था। तो फेंग शाओलिन फौरन से उसके पास चली जाती है और वहां से कुछ कैंडीज निकालती है। तो वो बंदा अचानक से अपने हाथ में मौजूद उस डंडे को जोर से जमीन पे मारता है तो वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फेंग शाओलिन और वो बंदा वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर हम लोग जब फेंग शाओलिन को देखते हैं तो वो अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मगर वो कैंडी वाला बंदा अचानक से एक इविल मास्टर में चेंज हो जाता है और वो फेंग शाओलिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें एक अलग स्पेस में लॉक कर दिया है। हमारे चारों तरफ एक बैरियर है जिसकी वजह से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फेंग शाओलिन कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो वो बंदा कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम युहाउ सेट के लिए काम कर रही हो। ये तो वाकई में अच्छी बात है, मगर कुछ दिन पहले तुमने एक मैसेज भेजा था जिसमें तुमने बताया था कि तुम एक सेक्ट में फंसी हुई हो और उसके साथ साथ तुमने एक मैजिक ट्रेजर का भी नाम लिखा था। उम्मीद है कि तुम्हें वो मैजिक ट्रेजर अभी भी याद होगा। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उस ट्रेजर को हासिल कर सकता हूँ। बस तुम मुझे बताओ कि वो ट्रेजर कहाँ है और किसके पास है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इन साथियों को चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता हूँ, जिसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगी। ये सुनकर फेंग शाओलिन उससे कहती है कि अगर मैं गलत नहीं तो शायद 5 जेट कोल्ड्रोन की बात कर रहे हैं। मगर वो बंदा कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 जेट कोल्ड्रोन कहां से आ गया? मुझे अच्छे तरीके से याद है तुमने किसी ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में बात कही थी जो कि किसी अंडरवर्ल्ड में मौजूद है। और फिर फेंग शाओलिन को याद आता है कि उसने युहाउ सेक्ट से एक बर्ड के जरिए एक मैसेज भेजा था जो कि शायद इस बंदे को आकर मिला है। मगर फेंग शाओलिन उससे कहती है कि मुझे उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में अभी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही मैं वापस जाऊंगी तो मैं पूरी तरह से कंफर्म कर लूंगी कि क्या वो वाकई में ड्रैगन स्क्रिप्चर है। अगर वो स्क्रिप्चर हुई तो फिर मैं तुम्हें वापस से इन्फॉर्म कर दूंगी। मगर फिर दूसरी तरफ वो एविल बंदा उससे कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलो कि तुम क्या हो। तुम एक डीमन एम्परर ब्लड लाइन कल्टिवेटर हो। इतने में अचानक फेंग शाओलिन को यान की बातें याद आने लगती हैं और दूसरी तरफ वो बंदा भी उसे सेम वैसी ही बातें बता रहा होता है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। और वो बंदा फेंग शाओलिन से कहता है कि
अगर तुम मुझे सच सच बता देती हो तो मैं तुम्हें उस लड़के की कैद से आजाद कर दूंगा, तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगी। मगर फेंग शाओलिन इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो फौरन से गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर जाने अनजाने में वो उस बैरियर से बाहर निकल जाती है और सीधा एक बंदे के ऊपर जाकर गिरती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। मगर जिस लड़के के ऊपर वो गिरी थी वो लड़का कहता है कि जरा देखो तो सही, इसके लाल लाल गुलाब जैसे होंठ कितने प्यारे हैं, ये मेरे पास आकर गिरी है तो ये मेरी हुई। फेंग शाओलिन को जरा भी होश नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसका माइंड अभी भी चकरा रहा होता है। और दूसरी तरफ वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जरा इस खूबसूरत सी लड़की को देखो तो सही, ऐसा लगता है कि शायद आज तक इसे किसी ने छुआ नहीं है। और फिर फेंग शाओलिन अपने आसपास उन लोगों को देखती है जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उन लोगों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया था। ये देखने के बाद फेंग शाओलिन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बंदा जैसे ही फेंग शाओलिन को टच करने की कोशिश करता है तो फेंग शाओलिन गुस्से में आ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो उस बंदे को गुस्से से देखते हुए गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये देखते ही वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके आसपास के लोग डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं और फेंग शाओलिन अपने हाथों से ही उस बंदे की गर्दन मरोड़ देती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। और वहां पे खड़े हुए लोग ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के पास एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ है, सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। और दूसरी तरफ फेंग शाओलिन वहां पे उन गुलामों से कहती है कि क्या तुम यहीं पे ही बैठे रहोगे, चलो भागो यहाँ से, मैंने तुम लोगों को आजाद करवा दिया है। मगर वो लोग अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, जिस पर फेंग शाओलिन कहती है कि सुना नहीं मैंने क्या कहा। ये सुनने के बाद एक बंदा फिर उठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर दूसरा वाला वहीं पे ही बैठा रहता है। ये देखकर फेंग शाओलिन गुस्से में आकर उसे एक जोर से लात मारकर फेंकती है और कहती है कि तुम हमेशा गुलामी रहोगे। और इतने में फेंग शाओलिन को ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर फेंग शाओलिन ऊपर की तरफ देखती है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।